लिए सदस्य तिलकराज बिहार जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे नियम 310 से परिवर्तित करके नियम 58 पर चलने का अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूँ। ऐसे नेता प्रतिपक्ष जी ने, शहजाद जी ने, अपड़ी जी ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिक्र किया है। अब जिक्र तो लगातार हम लोग पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। अभी जिक्र हो रहा था कि हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, यहाँ पर विधानसभा के अंदर हमको बोलने का मौका मिलता है, तो जो माननीय सदस्य सरकार के सामने कुछ अधिकारियों के बारे में बोलते हैं, कहते हैं, पर सरकार अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ओर ध्यान नहीं देती और आखिर उन अधिकारियों को पकड़ने के लिए विजिलेंस का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था प्रदेश की जो चर्चा हुई है, मैं अपने जनपद की करना चाहता हूं, उधम सिंह नगर की, कि लगातार कानून, लगता ही नहीं कि उधम सिंह नगर के अंदर कोई कानून है। उधम सिंह नगर के अंदर आपको जमीनों का काम कराना हो तो आप पुलिस के पास चले जाएं, आपको जमीन कब्जा करानी हो तो आप पुलिस के पास चले जाएं, आपको जमीन छुड़वानी हो तो कप्तान से आप मिल लें। मैं 2 जिक्र अभी ताजे आपके सामने वहां के पुलिस की व्यवस्था के ऊपर बताना चाहता हूं। अभी दिनेशपुर में एक 15 एकड़ जमीन कब्जा कराई गई कप्तान के द्वारा और पंतनगर के थाना अध्यक्ष ने, दोनों मिलकर उसके अंदर कितने करोड़ रुपए लिए होंगे इसका कहना आसान नहीं होगा, अनुमान ही नहीं है उसका, क्योंकि वो जमीन की कीमत 4-5 करोड़ रुपए एकड़ है और 15 एकड़ के ऊपर एक बाहर से आते हैं फार्म के लोग, जसपुर के हैं, काशीपुर के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो लोग पुलिस के माध्यम से पैसा खर्च करके और उस जमीन पर बैठ जाते हैं और आज वो उस जमीन को जोड़ रहे हैं। गदरपुर में किला खड़ा में एक 17 एकड़ जमीन जिसने बेची, जिसने बेची, जिसको बेची गई जमीन, उनका आपसी कोई विवाद होता है, फिर उनका विवाद सुलझ जाता है। एक पार्टी उस जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में बाजपुर जाती है, तो हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सक्रिय है जमीनों के मामले में कि कप्तान साहब के निर्देश पर पुलिस जाती है और रजिस्ट्री अभी कराने के लिए वो तैयार होता है, उसको उठाकर वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस से उठाकर लाया जाता है और लाने के बावजूद उनके परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को जेल भेज दिया जाता है और जिसको कप्तान चाहते हैं उसके नाम वो रजिस्ट्री होती है जमीन की और उनसे भी पैसा लिया जाता है। क्या है ये? कानून है क्या? ये कानून के रखवाले हैं क्या हमारे जिले के अंदर? बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैती पड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। ओवरलोडिंग, मैंने पिछली बार भी बोला था, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया ट्रक के नाम पर एक व्यक्ति वसूली करता। तो मैं क्या, हमारे तो बहुत सारे लोग जिले के बैठे हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, इनकी जानकारी में भी होगा ऐसा मैं मानता हूं। खुलेआम एक पूर्व प्रधान वसूली कर रहा है, वो पैसे तय करता है, तो कप्तान साहब ने प्राइवेट लोग भी ला रखे हैं, अपने हायर कर रखे हैं पैसा वसूलने के लिए। विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी हो रही है, उसमें खूब पैसा ले रहे हैं। 2-4 केस 1-2 कर दिए, उसके बाद पैसा ले लिया। केसों के एक केस मैंने ट्रांसफर कराया, डीजीपी साहब ने एक आदेश किया, मैंने कहा उधम सिंह नगर की पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, आप इसको और जिले में कर, नैनीताल किया गया, पर जब तक आदेश पहुंचता उसको रोका, जब तक पर्चे काटकर उस पार्टी को बचा लिया और तब वो केस जाके हल्द्वानी में ट्रांसफर किया गया नैनीताल को, उसको न्याय नहीं मिला। तो ये स्थिति है। तो अभी एक जो विषय जो मेन है मेरा कहना चाहता हूं उसको आप सुन लें। जो गदरपुर की नर्स रहने वाली, जो रुद्रपुर में रह रही थी नर्स, जो उसके साथ कुछ हुआ, अगर आप सोशल मीडिया में उसको देखेंगे, खुद भी सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कप्तान है या क्या है।
पुलिस का कानून का रखवाला है क्या है? और वो सोशल मीडिया पे कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया में उनका खुद बयान चल रहा है। और वो कहते हैं जब छात्र संघ के लोग जाते हैं प्रदर्शन करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, तो कहते हैं कि आप लोग तो इस तरह से घेराव कर रहे हैं जैसे तालिबानी एक्ट की तरह आप लोग घेराव करने के लिए आए। तालिबानी का जिक्र करते हैं, उसके अंदर है सोशल मीडिया पे। और दूसरा वो कहते हैं कि पुलिस विभाग ने दरिंदों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा। तीसरी बात ये कहते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है, ये भी ठेका महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी है, पुलिस ने इसका ठेका नहीं ले रखा महिलाओं का। चौथी बात कहते हैं मैं डॉक्टर हूं एमबीबीएस, मैं सब जानता हूं क्या होता है। और चौथी बात क्या कहते हैं, वो इस तरह से बाजुएं खोलते हैं। आप सोशल मीडिया में देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे किया उन्होंने। ऐसे बाजुएं खोल लेते हैं और बाजुएं चढ़ाकर कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं। ये कप्तान का ये रवैया है महिलाओं के आगे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और एक और बड़ी बात है, माननीय अध्यक्षा जी, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। बाहर के प्रदेशों में बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो हमारे यहां से आवाजें उठती हैं। हमारे सरकार में बैठे हुए बहुत लोग बोलते हैं कि उस प्रदेश में ये हो गया, इस प्रदेश में बलात्कार हो गया, इस प्रदेश में ये हो गया। और जब हमारे प्रदेश के अंदर होती है, एक विशेष समुदाय की एक महिला नर्स के साथ यह घटना होती है, किसी का बयान नहीं आता, कोई इसके ऊपर बोलता नहीं। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां ले जा रहे हैं समाज को? किसी ने उसके ऊपर चर्चा नहीं की, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। अब कंक्लूड करिए। मुआवजा देने तक की बात नहीं की उसके ऊपर। कंक्लूड करिए। तो माननीय अध्यक्षा जी, पीड़ा है ये कि हम कानून नहीं चला रहे, हम लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं। हम थानों से वसूली करके हम इकट्ठे करते हैं पैसे, हम कहते हैं पैसा लाओ। कंक्लूड करिए। कंक्लूड हमारा प्रदेश, हमारा जो जिला है वो लूट रहा है, वकीलों के ऊपर गोली चल रही है, कंक्लूड करिए। घटनाएं घटित हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा कंक्लूड करिए प्लीज। हो रही है उधम सिंह नगर के अंदर। प्लीज कंक्लूड। इसका जवाब देने वाला नहीं है। एक कहावत लोग कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अगर यही स्थिति रहनी है तो प्रदेश कानून व्यवस्था चौपट होती रहेगी और लोग देखते रहेंगे। प्लीज कंक्लूड। इस प्रदेश के अंदर कंक्लूड करिए। हो रहा है आपके सामने है। अध्यक्ष निवेदन करता हूं कि ये मामला लोक महत्व का है, इस पर चर्चा की मांग करता हूं। क्या चीज? माननीय अध्यक्ष जी, अरे अपने जमीनों की खुर्द-बुर्द हो रही है, ध्यान आकर्षण के लिए भेज दिया, मैंने भेज दिया, सरकार तक भेज दिया। सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं उधम सिंह नगर के अंदर। सरकार की जितनी जमीनें आरक्षित पड़ी थी, सीलिंग की जमीनें सारी बेची जा रही है भ्रष्टाचार पे। NH 74 का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है प्रदेश का। माननीय सदस्य, आप इस बात पे हम लोग अब चर्चा ना करें, आप बैठ जाइए। आपकी सुनिए, आप लोग वैसा पहुंच गए थे, बैठ जाइए, आप शांति से बैठिए। सरकार को जेल के लिए जमीन चाहिए, अपनी जमीन सरकारी जमीन पड़ी है, वो जेल के लिए नहीं ले रही, प्राइवेट जमीन खरीदी जा रही है जेल के लिए। तो इतनी जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है, इसमें समय दे दीजिए, आधे घंटे की चाहे चर्चा कर लीजिए भ्रष्टाचार पर। जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जमीनों को लेकर। माननीय अध्यक्ष जी, इसको कृपा करके आधा घंटे का समय दीजिए, इसको सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, फिटनेस सेंटर के नाम पर बुरा हाल है प्रदेश के अंदर, वसूली हो रही है। कमिश्नर ने कई बार उसके अंदर जाके छापे मारे, उसके बावजूद भी आज तक उसमें कोई रोक नहीं लगी। लगातार प्रदेश में आए आपदाओं के संबंध में जो मैंने सूचना परिवर्तित की है नियम 310/58 में, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप शांति से बैठ जाइए। के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जमीन सरकार को भेज दिया ना, बैठिए। अब आपकी नेता बोल रहे हैं। मैंने सैकड़ों लेटर पैड जारी किए हैं इन 3 साल जब से मैं चुनाव हारा उसके बाद, और मैं तमाम विभागों को दिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। और कोई ऐसा लेटर पैड नहीं सब पूर्व विधायक ना लिखा हो। और मैं एक सवाल और करता हूँ कि उनको ये तो दिख गया होगा किसी पैड पर मेरा नाम बाई चांस छूट गया हो, पूर्व लिखना है, भले नीचे मैंने किया हो, ऊपर छूट गया हो। उनको ये नहीं दिखता कि उनके पुत्र जिन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है, वो बतौर विधायक लिखी हुई गाड़ी में घूमते हैं, गनर साथ में बैठा होता है, आगे लिखा होता है विधायक की इच्छा, और विधायक के तौर पर वो जनता दरबार लगाते हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स है कि वो जनता की समस्याएं सुनते हैं। भाई किसी से सुनते हो, क्या तुमने शपथ ली है विधायक की? तो अपना पुत्र गड़बड़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, और हम जो 10 साल विधायक रहे हैं और लगातार नियमों का पालन कर रहे हैं, किसी एक पैड पर
कहीं पूर्व लिखना छूट गया, लेकिन वहीं नीचे जहाँ मैंने अपना नाम लिखा, साइन किया, वहाँ पूर्व लिखा हुआ है, उसको लेके बैठे हैं। दूसरा मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि उसमें मैंने दुरुपयोग क्या किया भाई? मैंने कोई ज़मीन लिखा ली, मैंने कोई गलत काम कर दिया, उस पैड से कोई गलत धंधे में ले गया। अगर मैंने भी क्षेत्र के विकास के लिए पैड पे कुछ लिख के किसी अधिकारी कर्मचारी को भेज दिया होगा, इसमें उनको क्या ऐतराज़ है? मेरे जैसे 69 विधायक और हारे हैं पूरे प्रदेश में, और हर जगह विधायक जीते हैं, कहीं कांग्रेस से जीते हैं, कहीं भाजपा के जीते हैं। लेकिन जो जीते हैं उनसे हारने वाले से दुश्मनी नहीं रखते वो, बल्कि मिलके काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। मैं देखा है पहाड़ों में और कई जगह, मैंने हरिद्वार में देखा है कि वहाँ का जीता विधायक और हारा हुआ विधायक प्रत्याशी वो साथ मिलके जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। अच्छा तो तब लगता है जब विधायक जी कहते भाई राजेश भाई आप भी मेरे छोटे भाई हो, 10 साल यहाँ विधायक रहे हो और आपने कोई अच्छे काम यहाँ शुरू किए थे, चलो भाई तुम्हारी सरकार है, आओ हम दोनों भाई मिलकर मुख्यमंत्री के पास चलते हैं और कुछ काम कराते हैं, शिक्षा का विकास करते हैं। लेकिन ये सब तो करते नहीं है वो, और मेरे को गाली देते देते वो ये परंपराएं भूल जाते हैं कि वो तो मुझसे सीनियर विधायक हैं 5 बार के। सदन की ये परंपरा है कि जो सदस्य सदन के अंदर नहीं रहता, बाहर के व्यक्ति पर सदन के अंदर कभी आरोप नहीं लगाया जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता। ये सदन की परंपरा है। मैं सदन में हूँ नहीं इस समय, मैं होता तो वहाँ जवाब देता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरा नाम लेकर के झूठ बोला, इन सब झूठ बोलने कारणों से ही उनकी गंभीरता खत्म हो रही है। उनको लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं देख रहा था वहाँ आज हिंदुस्तान और बड़े अखबारों में देहरादून में छपा है हेडलाइन कि तिलक राज बेहड़ ने जब सरकार की आलोचना कर रहे थे तो वो उस मुस्लिम लड़की का नाम भूल गए, नर्स का, उसका नाम ही नहीं लिया उन्होंने, जिसके साथ इतना बड़ा कांड भी हुआ है, जिससे पूरा उत्तराखंड आंदोलित है, जो रेप और जो हत्या का मामला भी आया है रुद्रपुर में, उस मामले का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया वहाँ। जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तस्लीमा को क्यों भूल गए? वोट लेते समय याद रहता है गिनती कितने कितने कहाँ कौन कौन है, और जब तुम्हारा जहाँ काम है वहाँ तुमने उसका नाम नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत शत्रुता का मंच नहीं है कोई सदन। सदन में जो चुनकर जाता है, सरकार ये मानती है और देश ये मानता है, प्रदेश ये मानता है कि जो व्यक्ति चुनकर आया है उसे लाखों लोगों ने चुना है और वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। इसलिए हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो विधायक बनते हैं, जो चुने जाते हैं, कि हम सदन में सच बोलें, आलोचना करें, विरोध करें, लेकिन ऐसा सफेद झूठ ना बोलें कि कल को हमारी विश्वसनीयता और हमारी गंभीरता खत्म हो जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ तिलक राज बेहड़ जी से कि आप मेरे से इतनी दुश्मनी क्यों मानते हो? भाषणों में तो आप, मीडिया में तो आप ये कहते हो कि राजेश शुक्ला व्यक्तिगत संबंध नहीं निभाते। अरे भाई आप बीमार पड़े धरना देते देते, मैं आपको देखने अस्पताल गया। मैं आप मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अस्पताल देखने गया तो मैंने कोई गलत काम किया क्या? बताइए आप लोग, कोई गलत काम किया मैंने? लेकिन जब मैं गया तो जहाँ मीडिया के लोगों ने कहा कि राजेश शुक्ला ने एक अच्छी परंपरा निभाई, अच्छे मूल्यों का परिचय दिया, अच्छे सिद्धांत का परिचय दिया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत रूप से देखने आया अस्पताल, वहीं उनके पुत्र ने मीडिया से कहा कि राजेश शुक्ला तो नौटंकी करने आए थे। मीडिया में बोला, और यही नहीं रुके, उनके साथ का एक आदमी सारे लोगों के सामने मीडिया से कह रहा है कि राजेश शुक्ला तो कमीना है, वो तो यहाँ पर क्यों आया, यहाँ क्यों देखने आया, नाटक करने आया। तो मेरा ये कहना है कि अगर उनके पुत्र ने, उनके समर्थकों ने ऐसा बोला और बेहड़ जी के विचार ऐसे नहीं थे तो उनको इस बात का खंडन करना चाहिए था, पब्लिक में आकर के क्षमा मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था राजेश शुक्ला है, उन्होंने ठीक किया, मेरी ओर जिन लोगों ने बोला है, इन्होंने गलत बोला है, मैं इनको दंडित करूंगा या इनसे क्षमा मंगवाऊंगा। लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे निभाया जाए? हर जगह वो झूठ बोलते हैं, हर जगह वो गलत कराना चाहते हैं, जो गलत नहीं करता है उनके दबाव में उन अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। सदन का कोई ऐसा पटल नहीं गया होगा जिसमें उन्होंने एसएसपी के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, सीओ के खिलाफ, क्या बस यही मुद्दा है इस यहाँ पर किच्छा विधानसभा में कि एसडीएम कौन रहेगा, एसएसपी कौन रहेगा उधम सिंह नगर में? इसके अलावा किच्छा में कोई मुद्दा नहीं है। किच्छा के नौजवानों का मुद्दा नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री लगनी है इसका मुद्दा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं इसका मुद्दा नहीं है, या और स्कूलों का उच्चीकरण होना है, डिग्री कॉलेज में मास्टर्स डिग्री शुरू होनी है, या और कोई विकास कार्य होना है, ये सब मुद्दे नहीं है। इन मुद्दों पर वो नहीं बोलते। केवल उनके दो प्रिय विषय हैं, राजेश शुक्ला को गाली देना और अफसरों को गाली देना। तो इन बातों से मुझे लगता है कि उनकी गंभीरता खत्म हो रही है और इससे क्षेत्र की जनता भी जो उनसे बहुत अपेक्षाएं रखती थी, हम सब सोचते थे कि वो इतने सीनियर हैं, इतना उनका लंबा अनुभव है, वो मिनिस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो आज विधायक बने तो उनके अनुभवों का लाभ सदन को मिले, यहाँ की जनता को मिले। और इसका फायदा उनको ये होगा कि जब चुनाव आएगा
तो चुनाव में लोग उनसे ये नहीं पूछेंगे राजेश शुक्ला लेटर पैड पे क्या लिखता था। चुनाव में लोग ये पूछेंगे कि विधायक जी तुमने क्या किया 5 साल में, वोट मांगने आगे बताओ क्या क्या किया। तो इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए अपने विकास कार्यों पर, बजाय मुझे गाली देने के लिए। और मुझे वो जितनी गाली देंगे, हम तो मोदी जी के चेले हैं, मोदी जी को उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत पत्थर फेंके, उन्होंने सब पत्थरों को इकट्ठा करके सीढ़ी बना के ऊपर चलते चले गए। हमें भी जितनी गालियां दे रहे हो, जितने पत्थर फेंक रहे हो, कमीना कह रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, जनता सब सुन रही है, जनता देख रही है और जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। इतना मैं कहना चाहता हूं।